गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Today's topic is gravitation. New chapter is started. Gravitation is also observed by the Newton, but it is also little bit idea about the gravitation given by the Galileo also. And Galileo concept give the base of the our idea about the gravitation to Newton. So Newton given two laws about the gravitation. So first of all, we know what is gravitation. Gravitation is the properties in universe. Each object attract each other. Each object, anything in universe attract each other. That property is defined as gravitation, and the force between the two object, attractive force between two objects in universe, is defined as gravitational force. This gravitational force is by attractive force of gravitation, or in universe every planet is rotating about the or moving around the sun, and moons around the earth. So this gives an idea कि gravitational force in space depends on the object or size of object. तो न्यूटन ने दिया आइडिया, एंड न्यूटन्स गिवन द टू लॉज, है ना, दो लॉ दिया। उन्होंने क्या दिया दो लॉ भाई? उन्होंने कहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कहीं भी है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक का मास बढ़ा देंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, दोनों का मास बढ़ा देंगे तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। अगर एक का मास दुगना करते हैं तो फोर्स दुगना हो जाएगा। अगर एक का मास दुगना करते हो, दूसरे का तिगुना करते हो तो 6 गुना हो जाएगा। यानी कि जितना गुना बढ़ाओगे अब फोर्स जो है वो उसी के मल्टीपल में बढ़ता जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। कब ये डिपेंड पता चला भाई? तो कहता है कि डिस्टेंस दोनों का फिक्स्ड रख के आप फोर्स को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप पाइएगा कि फोर्स ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है इन स्पेस इन यूनिवर्स, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। अर्थ और मून के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो भी प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। अब क्या है कि अर्थ, मून और सन के बीच में भी फोर्स लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। लेकिन अब डिपेंड करता है कि इनके बीच की दूरी क्या है। बात समझ रहे हो ना? डिस्टेंस ऑल्सो मैटर्स। अगर मास अलग अलग हो गया तो वहां पे डिस्टेंस पर भी वो डिपेंड करता है। जैसे कि तुम सन का मास तुम जान रहे हो, अर्थ का मास जान रहे हो, फिर आप अर्थ का मास जान रहे हो, मून का मास जान रहे हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जान रहे हो। अब मून का मास और अर्थ सन का मास और उनके बीच का डिस्टेंस भी अगर तुमको पता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि उसके बीच में फोर्स कौन ज्यादा पावरफुल है ना। तो ये हम लोगों को आइडिया देता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के अनुसार ही उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज करता है। अब सेकेंड हम तुम लोग को बताते हैं कि सेकेंड लॉ जो कि इनवर्स लॉ के अनुसार में फेमस है। इनवर्स लॉ क्या होता है भाई? तो कहता है कि कोई भी फोर्स जो है वो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, देन इट इज कॉल्ड इनवर्स लॉ। और तुम फील करोगे कोलंबियन फोर्स यानी चार्ज बिटवीन टू फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तुम लोग जानते हो ना, चार्ज जो है दो
चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर वो आएगा आमने सामने तो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो दोनों आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी तरह मैग्नेट, दो पोल होते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वर्क करता है, तो वो भी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, जबकि वहां दोनों तरह का फोर्स होता है, रिपल्सिव भी अट्रैक्टिव भी। तो यहाँ पर भी तुम लोग जान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब है कि m1 m2 अगर दो ऑब्जेक्ट का मास है, r डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है F इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर वेयर मासेस आर कांस्टेंट। ये दोनों लॉ उन्होंने क्या किया, एक एक को कांस्टेंट रख के, आपको मास को कांस्टेंट रखा तो डिस्टेंस के बीच में रिलेशन पता लगा, और डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा तो मास के बीच में रिलेशन पता लगा। अब दोनों लॉ को जब मिला दिया तो क्या हुआ, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर वेयर बोथ आर वेरिएबल, यानी कि मास भी वेरी कर सकता है और डिस्टेंस भी वेरी कर सकता है, और F इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर वेयर g इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, और इसका यूनिवर्स में कहीं भी इसका वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब है कि प्राय तुम लोग यूनिट भूल जाते हो, तो यूनिट इसका फॉर्मूला से ही निकल जाएगा, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तुम जानते हैं एफ का न्यूटन होता है, आर का मीटर स्क्वायर होता है, और m1 m2 केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर। सो इसी से आपका यूनिट निकल जाता है। तो आप लोग कभी अगर यूनिट भूलने लगो तो बस इस फॉर्मूले को याद रखते हो ना, F इक्वल टू जी m1 m2 by r स्क्वायर, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर अबाउट द ग्रेविटेशन। तो ये आपको फॉर्मूला याद है तो जी का यूनिट भी याद हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एफ का न्यूटन होता है, ये इधर जाएगा तो अलजेब्रा से तुम जानते हो कि ये प्रोडक्ट हो जाएगा, और आर तो डिस्टेंस है, रेडियस है या डिस्टेंस है, तो एफ इंटू मीटर स्क्वायर अब बाई केजी स्क्वायर। ये तो उन्होंने लॉ दे दिया, और दोनों लॉ को मिलाने के बाद तो ये जो ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी है, अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये कोरोना काल में तुम लोग बहुत बोर हो गए, मैं ऐसे ही स्टोरी टाइप का सुना रही हूँ ग्रेविटेशन को समझने के लिए, तुम लोग ध्यान से सुनो। कोरोना काल में तुम लोग बहुत बोर हो गए और हम तुम्हारे साथ कहते हैं कि चलो हम लोग पिकनिक पे स्पेस में चलते हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। तो तुम लोगों को मैं कहती हूँ कि चलो तुम लोग सबको स्पेस में चलो, और जितने लोग हो तुम लोग चलो स्पेस पे। हम लोग एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, सारा खाना पीने का सामग्री, गैस का चूल्हा सब रख लिया हम लोगों ने, अपने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख लिया हम लोगों ने, और हम लोग पिकनिक पे चले। हम लोग पिकनिक पे चले, स्पेसशिप जब स्पेस में आया बड़ा एंजॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत अच्छे से मूव कर रहा था स्पेस में। हम लोग अपना पिकनिक टाइप का कुछ कुछ खाने का चीज ले गए थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बस कल्पना करो कि हम लोग स्पेस में हैं और हम लोग स्पेस में मूव कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तभी एक बैग स्पेसशिप लड़का आने लगता है, कोई बोलता है कि मैम लगता है स्पेसशिप ना खराब हो गया है। मैं देखी और तुम लोगों को बोला कि वो ये थी कि आप जो यहाँ पे जो स्पेसशिप को लेके आए उसके इंजीनियर से बात करो। ये इंजीनियर बोला कि आप लोग बच्चे लोग बहुत ज्यादा हो गया और थोड़ा भारी हो गया है, इसलिए स्पेसशिप कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे ग्रेविटेशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो थोड़ा देखते कि अगर स्पेसशिप पे थोड़ा सा हल्का कर लिया जाता तो शायद कुछ काम करता। ऐसे ही जान लो कि स्पेस में हमारा चूंकि ग्रेविटेशन नहीं है तो वेट का कोई मतलब नहीं है, मास का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चलो मान लिया कोई बोल दिया, तुम लोगों ने सोचा क्या करूं क्या करूं, तभी तुम लोग ग्रुप बनाए और लगा रहे ये तो मैम जो है ना यही तो हेल्दी हैं और बूढ़ी हैं, इनका तो लाइफ खत्म हो गया, चलो इन्हीं को हम फेंक देते। और तुम लोगों ने मुझे स्पेसशिप से फेंक, स्पेसशिप से फेंका, फिर भी तुम लोग का बैलेंस नहीं हुआ। तब तक क्या हुआ कि मैं तो चूंकि तुम स्पेसशिप जिस स्पीड से जा रहा था मैं भी इसी स्पीड से, और चूंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर मेरे पास था, मैं तुम लोगों के उसी स्पीड से तुम लोग के व्हीकल के पीछे पीछे थी। तो नेचुरली क्या तुम लोग के व्हीकल के साथ साथ मैं स्पेस में मूव कर रही थी। तब तक क्या हुआ कि स्पेसशिप फिर भी बैलेंस नहीं हुआ, तो तुम लोगों ने सोचा अरे इतने चावल की बोरियां हैं, एक बोरा और फेंक दो, तो तुमने चावल का बोरा फेंक दिया। अब क्या हुआ, चावल का बोरा मेरे से भारी था,
तो मैं भी उसको खींच रही थी, वो भी मेरे को खींच रहा था, तुम्हारा स्पेसशिप भी खींच रहा था, लेकिन स्पेसशिप का अपना मोशन था, मेरा अपना मोशन था। और चूंकि वहां पे ग्रेविटेशन वर्क कर रहा था, तो क्या हुआ कि हम चावल के बोरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स और उनका चावल के बोरे का फोर्स, तो क्या हुआ, दोनों हम लोग इक्वल है ना, अपोजिट फोर्स से खींचे, क्योंकि वहां पे कोई एक्सीलरेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और हमारा स्पेसशिप में तो एक्सीलरेशन है, तुम लोग भाग सकते हो, तो हम तो वो नहीं पकड़ पाए। लेकिन हमारे बोरे का और इसका स्पीड सेम था, और हम लोग क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे को खींचने लगे। लेकिन बोरा भारी होने के कारण मैं क्या हुआ कि उसके तरफ ज्यादा एक्सीलरेशन आया, क्योंकि मेरा मास कम है, फोर्स सेम है, सो एक्सीलरेशन मेरा ज्यादा होगा, बोरे का कम होगा, और मैं बोरे पर चिपक गई। मान लो ये कल्पना किया मैंने ऐसा, तो मैं स्पेस में उस बोरे पर हवा में फ्लाई कर रही हूँ। लेकिन अगर बाय द वे तुमने एक चावल का बोरा जो खुला था उसको गिराया और चावल के दाने बिखर गए। अब चावल के दाने जब छोटे छोटे थे, वो क्या हुआ, सभी मैम जो हूँ, मैम भारी है, और मैम के चावल के दाने का वजन कम है, तो उसका एक्सीलरेशन ज्यादा हुआ, और सारे चावल के दाने मेरी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, और मैं चावल के लड्डू के अंदर बंद हो गई। अब तो यही आशा रखो कि चावल जब तक ऑक्सीजन का सिलेंडर है तब तक मैम जिंदा है, अदरवाइज तो डेथ हो गया मैम का। लेकिन पता हुआ कि नहीं, स्पेसशिप ठीक करने के लिए हम लोग को फिर से लौटना पड़ेगा। तो तुम लोग सोचे क्यों मैम को मरने छोड़ दे, चलो चावल का बोरिया या चावल के लड्डू को भी तुमने साथ ले आया, और मैं अभी तुम लोग के वापस आ गई। तो ग्रेविटेशन समझने के लिए इसको समझो कि दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जब दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करता है। यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, और एक्सीलरेशन मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो नेचुरली क्या है कि अगर अर्थ पर एक बॉल है, और अर्थ और बॉल दोनों, बॉल को हम एक हाइट से गिराते हैं, तो अर्थ का मास ज्यादा है और बॉल का मास बहुत कम है। अब अर्थ और बॉल दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचेगा, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल लॉस दोनों के बीच में जो फोर्स है वो G m1m2/r² लग रहा है। लेकिन हम जान रहे हैं कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, यानी फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हमारा बराबर होगा। तो हम ये भी जान रहे हैं कि अर्थ का वैल्यू जो ग्रेविटेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लो कि 100 ग्राम का बॉल है, तो उसका केजी में बदलोगे तो 0.1 केजी होगा, और इंटू 10 करोगे तो 1 न्यूटन फोर्स होगा। यानी 1 न्यूटन फोर्स से हमारा क्या है कि अर्थ की ओर ऑब्जेक्ट है जो अर्थ को ऊपर लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट पर अर्थ लगा रहा है, जो समझो अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, ऑब्जेक्ट अर्थ पर लगा रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। वो अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो क्या हुआ कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लग रहा है, तो क्या है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो खींच रहा था, तो हम लोग को फोर्स है, अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg, और एक्सीलरेशन हमको नहीं पता है, तो 1.1 into 10 equal to 6 into 10⁻24 into A. So A बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 into 10⁻24, यानी लगभग 10⁻⁻25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज वेरी 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 स्मॉल। सो अर्थ नेवर फील की कमिंग अप। कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो हम लोग को कभी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास इन कंपैरिजन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बहुत कम है। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई स्पेस का हेवनली बॉडी जो हमारे अर्थ के समीप इस तरह से आ जाए, तो हम लोगों को तब पता चलेगा कि अर्थ भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ असल में सन के चारों ओर अट्रैक्ट हो रहा है, और जब सन के चारों ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो इसी कारण से वो क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन इसकी इतना दूर है कि वो उसको सरफेस, सन का सरफेस नहीं मिलता है, सन से बहुत दूर जाके गिर रहा है, और फिर वो अट्रैक्शन उसको रोटेट करवा दे रहा है। सो अगले क्लास में हम इसको डिटेल में बताएंगे। आज इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे। कीप